हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो ये कक्षा जो है 10 की है और यह बिहार बोर्ड वालों के लिए है और इसमें जो पढ़ाई जाएगी उसकी मीडियम जो है वो फुल्ली हिंदी मीडियम होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम कुछ बेसिक सा डिफिनीशन लिखे हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ये सब जानते भी होंगे और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ये पता नहीं होगा। तो मेरा एम ये है कि हम जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक पहुंचाए, यानी बेसिक से लेकर के हम एडवांस तक पहुंचाए, ताकि जिनको पता है वो भी समझ पाए और जिनको नहीं पता है वो भी समझ पाए। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा कि प्राकृतिक संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो इसका डिफिनीशन पहले हम देख लेते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या का मतलब यह है कि जैसे हम किसी भी चीज को गिनते हैं ना, तो उसे हम एक से स्टार्ट करते हैं, ना कि जीरो से। जैसे कि इस क्लास में 10 बच्चे हैं या फिर इस क्लास में एक बच्चे हैं, हम किसी भी गिनते हैं तो हम एक से ही गिनते हैं, जीरो से कभी गिनती की संख्या स्टार्ट नहीं होती है। इसलिए इसका परिभाषा है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि अनंत तक किया जाता है। उसके बाद आ गया आपका पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। तो इसका परिभाषा यह है कि प्राकृतिक संख्या और जीरो के साथ जुड़ी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्या में वो संख्या आ गई जिसमें प्राकृतिक संख्या भी हो और उसके साथ साथ जीरो भी हो। जैसे में 0 1 2 3 4। उसके बाद पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो प्राकृतिक संख्या, उसके बाद ऋणात्मक, मार्कर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, और शून्य, यानी कि प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक और शून्य के साथ जुड़ी संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। तो जैसे में -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि पूर्णांक के अंदर वो संख्या आ गई जो ऋणात्मक से स्टार्ट होती है और धनात्मक तक जाती है। यानी इसमें और इसके साथ साथ जीरो भी रहता है, यानी इसमें दोनों आ गया, ऋणात्मक धनात्मक, और उसके साथ साथ जीरो को भी हम इसमें ऐड करते हैं, वो पूर्णांक कहलाती है। और कुछ महत्वपूर्ण इसमें इंपोर्टेंट जो है वो पॉइंट्स बनाए हुए हमने, तो इसको भी देख लेते हैं कि दो पूर्णांक को जोड़ने पर पूर्णांक ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे तो हमें पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। जैसे में ये -3 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव इसमें दोनों होता है, उसके साथ साथ जीरो भी होता है। तो -3 और +2, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा -3 + 2, ये आ गया मेरा -1। तो हमारा -1 जो आया, यह भी एक क्या है, ये हमारा एक पूर्णांक है। उसके बाद में 2 + 3, ये भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है और ये भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है, और इसके जोड़ने पर आ गया 5, यानी कि ये भी हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद दो पूर्णांक को घटाने पर पूर्णांक ही आता है, यानी कि जब हम दो पूर्णांक को हटाएंगे ना तो हमें पूर्णांक ही मिलेगी। जैसे में 3 - 2, तो कितना गया, 3 में से 2 गया तो 1, ये क्या है, ये भी हमारा एक पूर्णांक है। या फिर 3 माइनस और -5, ये हमारा -5 घटा रहे हैं, ये भी एक, ये धनात्मक पूर्णांक है और ये हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 3 माइनस माइनस प्लस और 5 यानी कि 8, तो क्या है, ये हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। तो कहने का मतलब ये है कि दो पूर्णांक को जब हम घटाते हैं तो पूर्णांक ही आता है, और दो पूर्णांक को गुना करने पर पूर्णांक ही आता है। यानी कि जब हम दो पूर्णांक को गुना करेंगे तो हमें पूर्णांक ही आएगी। जैसे में -2 × 3, यह हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है और यह हमारा धनात्मक पूर्णांक है, तो कितना आ जाएगा, -6। उसके बाद 2 × 5, यानी कि 2 × 5 कितना आ जाएगा, 10, ये भी हमारा एक पूर्णांक है जो कि धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद एक और ये होता है कि दो पूर्णांक को भाग देने पर
परिमेय संख्या आता है, पूर्णांक नहीं आता है, परिमेय संख्या आता है। यानी कि जब हम दो पूर्णांक को भाग देंगे ना आपस में, तो परिमेय संख्या मिलेगी। जैसे में ये हमारा क्या है, 2 जो है वो एक पूर्णांक है, और इसमें हम भाग देंगे 3 से, ये हमारा ये पूर्णांक अब नहीं रह गया, अब ये बन गया परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की भी आप हम बाद में इसका परिभाषा देंगे और हम पढ़ाएंगे भी, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q जो है ना, q इज टू नॉट 0 होता है। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इवन नंबर भी कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8, जब हम 2 में 2 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। 2 में 4 से भाग देंगे तो भी हमारा शेषफल 0 आएगा, क्योंकि 2 दूना 4, और 2 में 6 से भाग देंगे तो भी शेषफल हमारा 0 आएंगे। वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 अनंत तक जितना भी हो सके, बट शेषफल 0 आना चाहिए। और उसके बाद विषम संख्या जिसे हम ऑड नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है उसे, सॉरी यहाँ पे 2 बार लिखा गया हुआ है, विषम संख्या कहते हैं। यानी कि विषम संख्या वह संख्या होती है जिसमें हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा 1 आएगा। जैसे में 1 में हम 2 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल आएगा 1, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 0, यानी 2 से हम 0 से गुना करेंगे तो 0 और शेषफल हमारा 1। 2 में 3 से भाग देंगे तो 1, 5 में भी 1, 7 में भी 1, 9 में भी 1, 1 में भी 1, 11 में भी 1, इसी तरीके से अनंत तक। अब आ गया हमारी अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या वो हो गई जिसमें हम भाग देंगे, जैसे में 2 है, 2 में हम सिर्फ 2 से ही भाग दे सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और कट जाएगा ये। या फिर 3 है, इसमें भी हम 3 से ही भाग दे सकते हैं सिर्फ, और मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ पे 3 कट जाएगा, यानी कि 3 और 1 से ही सिर्फ, 2 और 1 से ही, यानी कि 2 का गुणनखंड सिर्फ 2 और 1 होगा। 3 का गुणनखंड जो है वो 3 और 1 होगा, और 4 का गुणनखंड जो है वो 4 और, सॉरी 4 नहीं, यानी कि 5 का गुणनखंड जो है 5 और 1 होगा। इसके अलावा इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। यानी कि वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, वो भी खुद हो और उसका में 1 हो, वही बात है। वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड अनंत तक। वास्तविक संख्या जिसे हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, और यही हमारा चैप्टर है। तो इसका परिभाषा हो गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, यानी कि समूह को जिसमें दोनों हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 - 7/5, 3/8, √2, √3, √5। यहाँ से जो आप ये देख रहे हैं ये है परिमेय संख्या, और जो आप ये देख रहे हैं ये है अपरिमेय संख्या। तो इसी के कॉम्बिनेशन को, यानी कि जब दोनों हो तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद आ गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक शब्द पे आप जरा गौर कीजिएगा कि हम इससे पहले बताए हुए थे कि पूर्णांक के बारे में, यानी कि निगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक जाता है, यानी कि धनात्मक से लेकर के ऋणात्मक तक जाता है, और इसमें 0 भी ऐड रहता है। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो एवं q = नॉट 0 हो, यानी कि जो यह q है ना, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये परिमेय है ही नहीं। तो q = नॉट 0, यानी q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। इसका हम जैसे में देख ले 3 या फिर -3 या 3/7 या √9 या √25 या इत्यादि।
यहाँ पे जो 3 दिया हुआ तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3/1। यह भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 1 दिए हुआ है, क्यू के रूप में 0 नहीं है और दोनों पूर्णांक है। उसके बाद यहाँ पे -3, इसको भी हम -3/1 लिख सकते हैं। ये भी एक परिमेय संख्या है। उसका 3/7 ये एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आ गया √9। तो √9 को जब हम तोड़ेंगे तो ब्रेक करेंगे तो ये होगा 3 × 3 क्योंकि इसके करनी में 2 रहता है, तो इसका आ जाएगा 3 और 3 इस बाहर एक निकल जाएगा तो उसके 3/1 हो जाएगा। तो ये भी एक पूर्णांक है। या फिर √25, इसको भी हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 5 × 5, तो 5 और उसका में उस बट्टे में इसका आ जाएगा 1। तो ये भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद हम कुछ और बात कर लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में। उसके बाद आप लोग पॉइंट बना करके लिखिएगा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है। यानी कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत और अशांत से हमें मतलब समझना है कि अशांत आवर्ती क्या होती है। तो शांत का मतलब ये होता है कि जब हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3/7, तो जब हम 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो या तो ये पूरा पूरा कट जाएगा पॉइंट्स के बाद, या फिर पॉइंट्स के बाद नहीं कटेगा तो भी यह नंबर जो है वो रिपीट करेगा। जैसे इसको भाग देने पर संख्या जो है वो रिपीट करते रहेगा। एक ही संख्या आ गया, लगातार 2 ही संख्या आते रहेगा, फिर 3 ही संख्या आते रहेगा, यानी कि वही संख्या आते रहेगा बार बार। तो इसी को बोला जाता है अशांत आवर्ती। और जब पूरा पूरा कट जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं शांत आवर्ती। इसके बाद हम चलते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक हो एवं q = नॉट 0 यानी q 0 के बराबर ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या का भी परिभाषा जो है बिल्कुल परिमेय संख्या के जैसा है, लेकिन इसमें क्या है कि जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके मतलब कि उसका जो है ना p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी कि जैसे में √2, तो जब हम √2 को ब्रेक करेंगे यानी इसको तोड़ेंगे तो हमारा मान जो आएगा 1.41 के समथिंग में आएगा, और इसके बाद भी हमारा संख्या खत्म नहीं होगा। हम इसे जिंदगी भर तोड़ेंगे फिर भी हमारा ये संख्या खत्म नहीं होगा। उसके बाद जैसे में √3, तो इसको भी अगर हम तोड़ेंगे तो भी हमारा संख्या खत्म नहीं होगा, 1.71 और समथिंग कुछ आएगा, लेकिन इसका भी पॉइंट्स के बाद संख्या खत्म नहीं होगी। उसके बाद आ गया कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती कहने का मतलब यह है कि जब हम तोड़ेंगे इसको ना तो ये पॉइंट्स के बाद भी इसका संख्या जो है वो खत्म नहीं होगा। यानी कभी जैसे किसी भी संख्या को हम तोड़े, जैसे सपोज दैट यहाँ पे 10 है तो ये आ जाएगा 3.23514321, ऐसा ही कुछ आता ही रहेगा। ये मतलब खत्म ही नहीं होगा, जिंदगी भर जब आप इसे तोड़िएगा फिर भी ये खत्म नहीं होगा। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, यानी जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। और परिमेय संख्या वो हो गया जिसका दशमलव प्रसार शांत या फिर अशांत आवर्ती होता है, यानी एक पॉइंट के बाद भी उसका संख्या या तो खत्म हो जाता है या फिर रिपीट ही करते रहता है। उसके बाद हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जो कि है यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिदम। ये क्या होती है, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिदम, इसमें आपको बिहार बोर्ड में
जो है 2 नंबर का इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि एक यूक्लिड जो एक मैथमेटिशियन का नाम है, जिन्होंने अपने नाम का ही फॉर्मूला दिया हुआ था, जिसका मतलब ये उन्होंने ये बोला हुआ था कि ए बराबर डी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए जो है, जहाँ ए है भाज्य, डी हो गया आपका भाजक, और क्यू हो गया आपका भागफल, और आर हो गया आपका शेषफल। तो इन्होंने ये बोला हुआ था कि जो हमारा भाजक होगा ना, ये भाजक इसके बराबर होगा भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी हम जिससे भाग देते हैं वो हमारा जो भागफल आएगा वो, और जो हमारा शेषफल होता है वो। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा दे रहे हैं, जैसे कि 30, अगरचे हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बार कटेगा, ये 4 मरते में, और प्लस 2, यानी कि 7 चौका 28 और 2 30। और एक बात और, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी, यानी कि जो हमारा शेषफल होगा ना, ये शेषफल ये हमेशा 0 होगा या फिर 0 से बड़ा ही होगा, ये निगेटिव में नहीं जा सकता है। और उसके बाद में कभी भी हमारा शेषफल जो है वह भाजक, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे कभी भी हमारा बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा क्या है, भाज्य, ये हमारा हो गया भाजक, और ये क्या है, ये हमारा हो गया भागफल, और ये हमारा हो गया शेषफल। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये शेषफल है ये 0 से बड़ा या बराबर, और फिर उसके बाद में भाजक से छोटा होना चाहिए, यानी कि आर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और आर से बड़ा बी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी सिद्ध हो रहा है। या फिर अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 18, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस 3। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 जो 0 से बड़ा या बराबर है, ये बड़ा है, और उसके बाद में ये हमेशा जो है वो b से छोटा है। तो ये हमारा प्रूफ होना चाहिए, और इस तीनों को और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने और इसको जोड़ने पर हमारा फिर वही भाज्य आना चाहिए। तो 5 15 और 3 18। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें बातें हम अभी बता दे रहे हैं। और अभी हम जितना पढ़ा रहे हैं ना, आप जो ये थ्योरी क्लास है, तो आप जो है ना इसका फेयर बना कर रखिएगा, ताकि आपको रिवीजन करते वक्त जो है ना आसानी से हो पाए। उसके बाद ये है कि अगर से यहाँ पे 30 है, अगर से मेरा ये भाजक जो है, भाज्य जो है वो 30 है, और भाजक जो है वो 7 है, ये जो हमारा भाजक है वो 7 है, तो भाज्य यानी यहाँ पे भागफल और शेषफल जो है, यानी कि भागफल और शेषफल कभी नहीं बदलेगा, ये 2 और 4 ही आएगा, भागफल 4 और शेषफल 2 ही आएगा। जब हमें भाज्य दिया हो और भाजक दिया हो और बोले कि भागफल और शेषफल निकालने के लिए, तो भागफल हर टाइम और शेषफल जो ना हर टाइम वो सेम ही आता है, कहीं भी ये डिफरेंस नहीं हो सकता, ये कभी 5 या ये कभी 3, ये ऐसा कभी नहीं होगा। आपको जब भी आएगा ये सेम ही आएगा। एक और हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे में 35 जो है 35, तो इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 5 30, 6 गुने 5, और बचेगा कितना 5, यानी 6 5 30, यानी कि 35 में जब हम 6 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 35 में 6 से भाग देंगे तो 6 5 30, और 5 में से 0 गया तो 0, और 3 का 3 कट गया, कितना शेषफल पाया 5, तो 5 ही हमारा शेषफल हो गया, भागफल हमारा आ गया 5, और ये हमारा भाज्य 6। तो किसी भी हालत में शेषफल और भागफल जितना बार आप डिवाइड कर ले एक ही आएगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। तो चलिए
हम कुछ सवाल भी इस पे करते हैं और आपको बनाना है। हम 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं आपको, जो है ना वीडियो को पॉज करके आपको इसको बनाना है। ए बराबर 39 और बी बराबर 13, तो आपको फाइंड करना है क्यू और आर, ये दोनों क्या होगा। या फिर दूसरा सवाल आप लिख लीजिए, फोर्टी फाइव यानी कि 45, तो ए बराबर 45, बी बराबर 7 और क्यू और आर आपको जो है ना पता करना है, ये आपको निकालना है। तीसरा में आपको बी बराबर 5 और क्यू बराबर जो है 9 और आर बराबर 3, और आपको फाइंड जो करना है वो हो गया यहाँ पर ए, यानी कि भाजक आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप इसको बनाइए और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें कि आपसे बना या नहीं। तो चलिए हम इसको बना करके दिखा रहे हैं। रहने देते हैं, इसी में हो जाएगा। यहाँ पे 39 है, 39 को हम बी जो हमारा ये भाजक हुआ, भाजक से हमको हमेशा भाग देना होता, तो 13 से इसको हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 क्या 39, 3 मरते में ये कट जाएगा। यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 0 बचा। जब पूरा पूरा कट जाए तो शेषफल 0 बचा, तो हमारा क्यू का मान हो गया क्या 3 और हमारा शेषफल क्या आ गया 0। उसके बाद दूसरा है 45, तो ये हमारा क्या है भाज्य है और हमको जो भाग देना है यानी कि भाजक जो हमारा वो 7 है यानी कि 7। जब हम 7 से 45 में डिवाइड करेंगे यानी कि 45 को हम 7 से भाग देंगे तो ये कटेगा 7 छक 42। थोड़ा हम कैलकुलेशन फास्ट कर रहे हैं, 7 छक 42, तो ये 5 में से 2 गया तो 3 और हमारा शेषफल 3 आया, क्योंकि 4 में 4 तो कट गया, तो शेषफल हमारा क्या है 3। तो यहाँ पर जो है वो आर हमारा 3 आ गया और ये जो भागफल हुआ ये 6 आ गया। आप यहाँ पर हर केस में देख सकते हैं कि शेषफल जो है वह 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। यहाँ पर b 13 है और r 0 यानी छोटा है और r 0 या 0 से बड़ा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं r जो है वो 3 है और यहाँ पर b जो है वो 7 है और r जो 0 या 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है। उसके बाद आ गया कि आपको फाइंड क्या करना है कि a, तो a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू प्लस आर, तो b का मान यहाँ पे कितना है 5 गुन्ने q का मान कितना है 9 और यहाँ पर r यानी कि शेषफल कितना है 3, तो 5 9 45 और प्लस 3 यानी कि 48 48। यहाँ पर भी जो है वो शेषफल जो है वह भागफल से कम भाजक से कम है और शेषफल जो है 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं हर में 0 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। उसके बाद ये आपका यूक्लिड का भाग लेमा या फिर भाग एल्गोरिथम कह लीजिए, ये आपका सही होगा। उसके बाद हम फिर चलते हैं आगे की ओर। आइए फिर हम चलते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक और यूक्लिड का एल्गोरिथम। महत्तम समाप्त वर्तक जिसे हम इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, यानी एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम फाइंड करना है यूक्लिड का एल्गोरिथम के प्रयोग करके। तो सबसे पहले बात की एलसीएम क्या होता है, तो दो धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे नेगेटिव नहीं, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेना, धनात्मक पूर्णांक ए और बी का मासा एलसीएम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो 12 से बड़ा धनात्मक पूर्णांक होता है जो ए और बी दोनों को विभाजित करे। जैसे कि सपोज दैट एक संख्या 10 है, दूसरा क्या है 25 है, तो हमें एक ऐसी संख्या को फाइंड करना है जो दोनों को विभाजित कर दे, वो सबसे बड़ा से बड़ा संख्या हो, उससे बड़ा कोई संख्या ना हो जो ये दोनों को डिवाइड कर सके। जैसे 10 और 5, तो ये 5 एक ऐसी संख्या है जो 10 को भी डिवाइड कर दे, 2 मरते हैं 5 दूना 10,
और इस 25 को भी डिवाइड कर दे 5 मरते में, 5 गुने 25। 5 से बड़ा कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो इसको डिवाइड कर सके, यानी इसको भाग दे सके। तो यहाँ पर वही लिखे है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का मसा एलसीएम वो बड़ा से बड़ा धनात्मक पूर्णांक, और जो हमारा एलसीएम फाइंड होगा वो धनात्मक पूर्णांक ही होता है जो ए और बी को बी दोनों को विभाजित करे। ए और बी के मासा को हम मासा ए बी से सूचित करते हैं, और हम इसको सूचित करते हैं इस तरीके से मासा ए बी से। लेकिन जो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से नहीं आएगा। आपसे ये बोला जाएगा कि यानी कि महत्तम समाप्तवर्तक निकाले यूक्लिड का एल्गोरिथम के प्रयोग से, तो उसको भी निकालना हम सिखाएंगे। तो जैसे में कि आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि 10 और 25, 10 और 25 का महत्तम समापवर्तक निकाले यूक्लिड के एल्गोरिथम, जिसे हम भाग एल्गोरिथम लिखते हैं, यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से। तो 10 और 25 का महत्तम फाइंड करना, आपको निकालना है यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम प्रयोग से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है ना वो चरण लिखना होता है। चरण 1, हम इसको यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग फेयर में अपना बना सके। आपको यहाँ पे लिखना है कि यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा डी हो। और उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है ऐसे चरण 1, और जो आपको दिया है उसमें जो बड़ा संख्या हो, जो बड़ी संख्या हो ना, जैसे यहाँ पे 25 ये बड़ी संख्या है, तो इसको हम पहले लिखते हैं और 10 से इसमें डिवाइड देते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यहाँ पर जो ए का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 25, और जो बी का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10। तो 10 से हम कितना में मल्टीप्लाई करेंगे जो 25 कट जाए, या फिर 25 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो 10 में हम अगर 2 से गुना करते हैं तो हमारा 20 आएगा, और शेषफल हमारा ये 5 बच जाएगा, तो 5। फिर उसके बाद में हम यहाँ से जो हमारा भाजक होगा, ये जो हमारा बी होगा, इसको हम फिर जो है वो हमको ए मान लेंगे 10 यहाँ पे, और जो हमारा ये शेषफल होगा उसको हम क्यू मान लेंगे, यानी कि भाजक, तो 5। अब बताइए 5 से कितना में 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें जो 10 आ जाना चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 0, और यहाँ पर आपको लिखना है चरण 2, इसको ही हम डिलीट कर दे रहे हैं।
चरण 2। अब लिखेंगे कि यहाँ और जहां पर शेषफल 0 आ जाए आपको वहीं पे छोड़ देना है और लिखना है यहाँ चरण 2 में शेषफल 0 है। चूंकि यहाँ चरण 2 में शेषफल 0 है इसलिए मास क्या था 10 और 25 बराबर हो जाएगा ये 5। और जो आपको लास्ट में जो b का मान आएगा ना शेषफल वाली में शेषफल 0 जो आया उस चरण में जो b का मान होगा वही आपका मासा होगा। इससे पहले भी बताया हुए थे कि 5 आएगा शॉर्टकट में, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से बनाना है यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम के प्रयोग से। यहाँ पर भी आप शेषफल 5 भागफल जो है ये लास्ट में 5 आया तो इसलिए मासा हमारा 5 हो जाएगा 10 और 25 का। और इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसको आप आसानी से बना देंगे, एकदम इसको समझ लीजिए और इसको आप एकदम आसानी से बना देंगे। और ये प्रश्न जो पूछा जाएगा ये 2 या 5 नंबर में पूछा जाएगा, इसका हमको इतना ध्यान नहीं है, लेकिन हम आपको अगली वीडियो में फिर बताएंगे कि कितने नंबर यह पूछा जाएगा। इसके बाद हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ, जो कि ये है कि दिखाए कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q+1 के रूप का होता है, यानी कि जितने भी धन पूर्णांक 2q या 2q+1 के रूप के होता है, या फिर दिखाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का है। आज इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात कि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b और b बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, a बराबर दो धनात्मक पूर्णांक a और b, सॉरी यहाँ पे कुछ छूट गया, b a बराबर bq+r जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b होनी चाहिए। तो b बराबर जब हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर bq+r में a बराबर b का वैल्यू हम 2 रखें यानी कि 2 × q और प्लस r, तो a बराबर 2q+r और r का मान जो है वह 0 से r का मान जब हम 0 से बड़ा या बराबर रखेंगे और 2 से छोटा, क्योंकि यहाँ पर 2q+1 है और 2 से छोटा तो अब देखेंगे कि हम a बराबर 2q+r में r बराबर 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2q+0 और a बराबर 2q पुनः a बराबर 2q और r का वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखें। यहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा r जो 2 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 0 और 1 रखे तो आप ये देख सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक 2q या फिर 2q+1 का ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे दिया हुआ है कि दिखा के प्रत्येक धन पूर्णांक क्या तो 2q या फिर 2q+1 के रूप का होता है। जैसे मान लीजिए कोई धन पूर्णांक 10 है तो ये क्या हो जाएगा, 10 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 10 से कुछ हम लिख सकते हैं 2 × 5 + 0 यानी कि 2 और q का वैल्यू q रख दिया यानी कि 2q+0 यानी कि ये हो गया 2q। या फिर दूसरा अगर
यहाँ पे 13 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 दूना 12 और प्लस 1, ये क्या हो गया 13 मल्टीप्लाई यानी कि 13 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 13 बराबर 12। इसको हम लिख दे रहे हैं 2q, यानी कि q का वैल्यू 6 है, इसमें q का वैल्यू 5 है। तो क्या यह भी एक धन पूर्णांक है, इसका भी आ गया 2q प्लस 1, और यह भी एक धन पूर्णांक है और इसका भी आ गया 2q। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि कोई भी धन पूर्णांक या तो 2q होता है या फिर 2q प्लस 1 होता है, और इसे हम अलग भी तरीके से तोड़ सकते हैं ये 2 का वैल्यू, लेकिन जो लास्ट में आ रहा है वो 0 या फिर 1 ही बचेगा जब 2 से हम भाग लगाएंगे तो। और यहाँ पर एक और सवाल पूछा हुआ दिखा है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है। ये क्या है, ये सम धनात्मक पूर्णांक है 10। आपको बताया हुआ था कि 10 एक सम संख्या है और 13 क्या है, एक विषम संख्या है। तो जब हम 10 को ब्रेक किए तो हमारा जब 10 को हम तोड़े तो क्या आया 2q प्लस 0 आया, जिसमें q का वैल्यू है 5। या फिर अगर हम 13 को ब्रेक किए तो क्या आया 2q प्लस 1, इसमें q का वैल्यू है 6। तो यहाँ पर ये भी प्रूफ हो रहा है कि जो सम धनात्मक पूर्णांक है वो 2q प्लस 0 के रूप का होता है। यहाँ पर दिया हुआ प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है। यहाँ पे 0 को हम हटा देंगे क्योंकि 0 को रखें या रखें नहीं रखें कोई फायदा नहीं होता है। तो 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, एक विषम पूर्णांक है धनात्मक विषम पूर्णांक जो 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये तो हम इतना समझाने के लिए बनाए हुए थे, इसको आपको नोट नहीं करना है या फिर आप अपने समझने के लिए नोट भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर रेड मार्कर चला दे रहे ताकि आपको समझ में भी आए। और इसके बाद आपको लिखना है a बराबर 2q ये क्या हो गया, ये धनात्मक सम पूर्णांक रूप का है। a बराबर 2q धनात्मक सम पूर्णांक रूप का है। फिर a बराबर 2q प्लस 1 में लिखना है ये धनात्मक विषम पूर्णांक रूप का है। तो इस तरीके से सवाल आपको जो है बुक में देखने को मिलेगा। तो इसको भी हल करेंगे हम लोग, इसलिए हम आपको समझा दिए पहले डिटेल में। एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं कि कोई भी धन पूर्णांक जो है वो या तो 2q या फिर 2q प्लस 1 के रूप का होता है। जो 2q होगा यानी कि जो 2q होगा वो आपका सम धनात्मक पूर्णांक होगा, और जो 2q प्लस 1 होगा वो आपका विषम होगा। क्योंकि यहाँ पर हम q का मान कितना भी ले ले, यहाँ पर जो हमारा आएगा वो सम आएगा। 6 लेते हैं तो 12, 5 लेते हैं 10, 14 लेते हैं 28, 32 लेते 64, 64 लेते तो 128। तो इस तरीके से हमारा ये सम आ रहा है। और इसमें जितना भी लेंगे सम आने के बाद हमको एक प्लस करना है। तो किसी भी सम संख्या में जब हम एक प्लस करते हैं तो हमारा विषम संख्या आता है। तो 2q प्लस 1 जो है विषम रूप का है और 2q जो है वो सम रूप का है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्रश्नावली करेंगे। 1.1.1 का प्रश्नावली करेंगे, जो इसको पढ़ने के बाद आपसे काफी अच्छे तरीके से बनेगी। तो इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं, और आप लोग जो है मन लगाकर पढ़े, अपने लक्ष्य को हासिल करें और मेहनत करते रहे ताकि आपका भी मार्क्स जो है वो 95 परसेंटाइल से ऊपर जा सके, यानी 95% से ऊपर रहे।